हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग की स्थापना थी वो कब की गई थी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चुनाव से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चुनाव है, जैसे चुनाव आयोग है, इलेक्शन जो कमीशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चुनाव आयोग किस आर्टिकल से इसका वर्णन है। आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 329 तक इनसे रिलेटेड चुनाव की सारी प्रक्रियाएं हैं। संविधान के भाग नंबर 15 में इसका वर्णन किया गया है। ब्रिटेन से लिए गई पद्धति है ये चुनाव आयोग की। ठीक है। अपना जो चुनाव आयोग है, भारतीय जो चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसी कारण 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है? कि उसी दिन भारत के जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। पहले इसके अंदर एक मेंबर थे, वर्तमान के अंदर इसके अंदर कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। पहले इसके अंदर एक आयुक्त था, चुनाव आयुक्त, वर्तमान के अंदर 3 इसके सदस्य हैं। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 और है जो चुनाव आयुक्त हैं इसके अंदर जो काम करते हैं, 2 और। इसका मतलब वर्तमान के अंदर कितने मेंबर हैं? 3। इसकी नियुक्ति, इस जो चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति को करता है और ये इस्तीफा है ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना कि चुनाव जो आयोग है उसकी नियुक्ति और जो अपना त्यागपत्र है दोनों राष्ट्रपति को देंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, त्यागपत्र भी किसे दिया जाएगा? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। बाद में कई क्वेश्चन में इस तरह पूछा गया दूसरे चुनाव आयुक्त कौन थे? के सुंदरम थे, याद रखें। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? जो भारत की अब तक एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त हुई है वो BS रामा देवी है, ध्यान रखिए इसे भी। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। ठीक है। चेंज होते रहते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट यहीं से है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन जो ब्रिटेन से ली गई एक पद्धति है, ब्रिटेन से लिया गया। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक इनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग नंबर 15 में इनका वर्णन है। ठीक है। जैसे चुनाव है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया। ये चुनाव से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके चुनाव होते हैं। बाद में जैसे स्टेट के अंदर बातें करेंगे, जैसे सरपंच के चुनाव हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव हैं, जिला पार्षद के चुनाव हैं, ये भी करते हैं डिसाइड राज्य के जो चुनाव आयुक्त हों। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। उसी तरह इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस कारण 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है। पहले इसके अंदर 1 मेंबर थे, वर्तमान के अंदर इसके 3 मेंबर हैं। इनकी नियुक्ति और इस्तीफा हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो इस्तीफा है वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। बाद में दूसरे के सुंदरम थे। पहली महिला है BS रामा देवी, याद रखें इसे भी। वर्तमान में चेंज होते रहते हैं। ठीक है। वैकेंसी है, ये पोस्ट कैसे खाली होती है? अब इसका देखें, इसका कार्यकाल है 6 वर्ष, 6 वर्ष का या 6 साल का, 65 वर्ष। ठीक है। 65 वर्ष की आयु से पहले, जैसे देखो एक बार समझे, जैसे किसी व्यक्ति की 50 साल उम्र है, 6 साल इसका कार्यकाल रहेगा, इसका मतलब 56 साल की उम्र में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे किसी व्यक्ति की उम्र जैसे 60 साल है, 6 साल 66 साल हो जाएगा, लेकिन कै साल तक ये कर सकता है? 5 साल ही तक, 65 साल तक ही कर सकता है। इसका मतलब इसे 1 साल पहले रिटायर होना पड़ेगा। 66 साल तक नहीं कर सकता, 65 साल तक कर सकता। ध्यान रखिए, इसका मतलब यही है लाइन का, या तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 साल से पहले। कोई 62 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त बन जाता है तो वो सिर्फ 3 साल ही उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है। कि 65 का होते ही इसे रिटायर करना पड़ता है। ठीक है। या इस्तीफा दे दे, या मृत्यु हो जाए, या महाभियोग। ठीक है। ये चीज़ भी याद रखें। ठीक है। ये था। दूसरा, भारत में प्रथम चुनाव हैं कब घोषणा की गई थी? देखो, अक्टूबर 1951 के अंदर घोषणा की गई थी। फरवरी के अंदर चुनाव हुए थे भारत के। इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 1951 में चुनाव की घोषणा की गई थी। फरवरी 1952 में भारत में पहली बार चुनाव हुए। ये डबल साल में पूछे, यदि 2 साल में क्वेश्चन पूछे जाए तो 51 लगाना पड़ेगा। यदि सिंगल साल में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कब चुनाव हुए
तो 1952 के अंदर हुए थे। ठीक है, घोषणा अक्टूबर 1951 के अंदर हुई थी। ठीक है, जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के तहत चुनाव किस तरह होते हैं? देखो, जनरल बाई मिड टर्म, मतलब क्या है? जनरल का मतलब 5 साल आई और चली गई, 5 साल आई और चली गई, मतलब 5 साल कंप्लीट, उसके बाद में चुनाव होंगे। ठीक है, जैसे उसी बाई का मतलब क्या? उसी राज्य में चुनाव होंगे जहाँ वैकेंसी खाली हो। जैसे स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि 5 साल जैसे कंप्लीट हो गई, उसके बाद में जैसे अलग अलग स्टेट हैं, किसी में 3 स्टेटों की कार्यकाल खत्म हो जाता है 5 साल का, फिर उन 3 स्टेटों में बीच में चुनाव होंगे, अदर स्टेट में नहीं होंगे। धीरे धीरे मान लें कभी 2 राज्य कहें उनकी 5 साल हो जाता है तो वहाँ चुनाव हो जाते हैं। इसका मतलब यही है। मिड टर्म का मतलब कि 5 साल पहले सरकार गिर जाती है, बहुमत नहीं होता सरकार के पास, दोबारा से चुनाव होंगे, इसका मतलब ये है। और वोटिंग के लिए क्या एज रखी गई है? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि 1988 से पहले वोटिंग की उम्र थी 21 वर्ष थी, वर्तमान में 18 वर्ष के व्यक्ति हैं जिनका मत बना हुआ है वो चुनाव कर सकते हैं। 61 में संविधान संशोधन 1988 के तहत कि भारत में वोटिंग की उम्र 21 से 18 घटाकर किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61 में संविधान संशोधन द्वारा 1988 में की गई। अब ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, 18 वर्ष की उम्र के मतदाता किस चुनाव से भाग ले रहे हैं? 1989 के चुनाव से 18 वर्ष के आयु के मतदाता भाग ले रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में है। भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग किए गए थे? 1962 के अंदर मतपत्र है वो प्रयोग किए गए थे। ठीक है, यही वही चीज़ें। डबल साल में पूछेगा तो 51-52 बताएंगे, सिंगल डिजिट में पूछेगा तो 52। अक्टूबर 1951 के अंदर घोषणा की गई थी। फरवरी 1952 के अंदर इलेक्शन में डबल साल दी होती है, कई बार 51, 52, 52, 53 इस तरह, तो वहाँ पर 51-52 आंसर लगाना। ठीक है, अगला पॉइंट, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किस 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें हैं वो निश्चित कर दी गई हैं। ठीक है, ये भारत में संसद में 1952 के अंदर कानून बनाया गया था। प्रशिमन आयोग है, ये सीटें हैं वो फिक्स करता है। ये 4 बार इसका गठन हो चुका है, 52, 62, 73 और 2002 में। याद रखें इस चीज़ में। ठीक है, 2002 में ही तो फिक्स किया गया था कि 2026 तक जैसे जिस स्टेट के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं वो फिक्स कर दी गई हैं 2026 तक। इसके बाद में चीज़ें बढ़ेंगी, जहाँ पर जनसंख्या जिस स्टेट के अंदर ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ कम सीटें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर कई जगह क्या है कि जनसंख्या ज़्यादा है अदर्स कई स्टेटों से, लेकिन वहाँ पर सीटें कम हैं। क्यों? 2026 तक फिक्स हो चुकी हैं पहले से। इस कारण वहाँ पर कई जगह जनसंख्या बढ़ गई है तो वहाँ सीटें कम है, कई जगह जनसंख्या कम है तो वहाँ सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, अब 2026 में सुधार हो जाएगा इनमें। ठीक है, ये था इनसे बेसिक्स रिलेटेड चीज़ें इसकी। ठीक है, अगला पॉइंट, चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी? हमने इतना जब तक पढ़ा है कितना कि किस तरह उनकी घोषणा की जाती है। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड वैकेंसी के किस तरह होती हैं, कितने चुनाव आयुक्त थे। अगला पॉइंट, जैसे चुनाव की प्रक्रिया क्या है? 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा। जब भी चुनाव होगा जिस तारीख को उससे 48 घंटे पहले चुनाव की जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। 2 किलोमीटर के अंदर वोट करेंगे, 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, वोटिंग दूर नहीं हो सकती। ठीक है, उसी तरह ईवीएम का सबसे पहले या वोटिंग करते हैं तो ईवीएम की बात आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग गोवा के अंदर 1999 के अंदर गोवा विधानसभा के संपूर्ण क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन वैसे अब ऑप्शन पर डिपेंड है, देखना ऑप्शन 1982 भी आ सकता है। केरला के उपचुनाव में 1982 में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। जैसे कोई उपचुनाव हुआ, ठीक है, विधानसभा के अंदर, जैसे कोई एक जैसे एमएलए है एक्सपायर हो गया, उसके बाद में इसके स्थान पर उपचुनाव होता है तो केरल के अंदर 1982 में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। लेकिन गोवा सब पहला राज्य है जहाँ संपूर्ण क्षेत्र में ईवीएम का द्वारा चुनाव हुआ 1999 के अंदर। ईवीएम का प्रयोग है 1998 में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में भी किया गया था 1998 में। 2009 से ईवीएम लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, दोनों चुनावों के अंदर संपूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर हो रहा है। अब 2019 के चुनाव में ईवीएम के साथ जैसे हमने देखा था वीवीपैट का प्रयोग भी किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
वी पार्टी इसकी फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। अब देखो, अब जैसे जीतने हारने की चीज़ें यहाँ पर चुनाव हो गया, ठीक है, ईवीएम के साथ में अब की बार 19 के इलेक्शन में ये चीज़ें प्रयोग की गई थी, वीवीपैट का प्रयोग भी किया गया था। अब देखो, डाले गए वोट का डाटा जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जैसे जितने भी कैंडिडेट जहाँ पर उठते हैं उसका एक व्यक्ति पार्टी का, जैसे एक पार्टी का व्यक्ति है जहाँ से उठा उसका व्यक्ति, जहाँ पर काउंटिंग होती है वहाँ पर एक ही व्यक्ति जा सकता है, ठीक है, हर एक पार्टी का एक व्यक्ति है वो मौजूद होता है। इसी घोषणा करता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, इसकी घोषणा की जाती है कौन जीता है कौन हारा है। अब एक चीज़ देखें, ये जमानत राशि है, ये क्या होती है जमानत राशि वोटिंग में? जमानत राशि कब जब्त होती है? जब कुल वोटों का 1/6 भाग भी कैंडिडेट है वो ना ला पाए। जैसे कुल वोट हैं उसका 1/6 भाग यदि कैंडिडेट के द्वारा नहीं ला सकता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब ये जमानत राशि क्या होती है, चीज़ों को समझना। जमानत राशि, लोकसभा का यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जनरल कैटेगरी है, तो उसके 25,000 रुपये वहाँ पर जमा कराने पड़ते हैं। जिस टाइम फॉर्म भरा जाता है वहाँ पर 25,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। उसी तरह रिजर्व कैटेगरियाँ हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उसको 12,500 रुपये जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। उसी तरह विधानसभा के अंदर 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए, उसी तरह 5,000 रुपये हैं वो रिजर्व कैटेगरियों के लिए। देखें, कुल वोट का यदि 1/6 भाग भी ना लाए जाएंगे जनरल कैटेगरी के तो उसके 25,000 रुपये वापस नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब यही है, जमानत राशि जब्त हो जाना मतलब क्या है, जितनी पूंजी यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 25,000 रुपये वहाँ पर जमा होते हैं। यदि जमानत कुल वोट का 1/6 भाग भी नहीं लाएगा तो वो 25,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। यही जमानत राशि होती है, ठीक है, याद रखें इसे भी। दूसरा, भारत के राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? भारत के जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता कौन देता है? भारतीय चुनाव आयोग देगा, ठीक है। राजनीतिक दल किस पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित करना है, किस पार्टी को स्टेट की पार्टी का दर्जा देना, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? भारतीय चुनाव आयोग करता है। जैसे वर्तमान के अंदर 8 नेशनलाइज पार्टियां हैं, 8 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान के अंदर, ठीक है। समय पहले INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना की थी A.O. होम ने, ठीक है। वर्तमान में जैसे सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थी, राहुल गांधी बनाए थे बाद में, ठीक है। तो 8 नेशनल पार्टियां समय पहले INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना की A.O. होम ने। उसके बाद में, ठीक है, भारतीय मार्क्सवाद पार्टी 1925 में अमन रॉय, ये 2-3 व्यक्ति हैं, जैसे 1-2 व्यक्तियों के नाम लिख देते हैं। अमन रॉय ने इसकी स्थापना की, ठीक है, 1925 के अंदर। दूसरा, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी 1964 में यमस ने इसकी स्थापना की। 2-3 व्यक्ति होते हैं इनके साथ में। इंपॉर्टेंट, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय मार्क्सवादी पार्टी है, भारतीय मार्क्सवाद पार्टी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। 1925 के अंदर इसकी स्थापना की गई। भारतीय मार्क्सवाद पार्टी 1964 में हमने से इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में BJP भारतीय जनता पार्टी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे कई जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसकी स्थापना बताते हैं, ठीक है। वैसे एक पीछे एग्जाम में जैसे HSC के एग्जाम में बता रहा हूँ वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी आया होता, ठीक है, 1980 के अंदर BJP। उसी तरह BSP बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में इसकी स्थापना काशीराम ने की थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष मायावती है। इसी तरह उसी तरह NCP है, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी है, NCP है, शरद पवार 1999 में इसी पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी है। उसी तरह TMC है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। 1998 में ये TMC की स्थापना की थी ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री है। उसी तरह नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP है, 2013 में PA संगमा ने इस पार्टी की नींव रखी थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है सब में लास्ट में कौन सी पार्टी है वो नेशनलाइज हुई थी 2019 के अंदर? यही पार्टी NPP है, वो पार्टी है नेशनलाइज की गई थी, ठीक है। NPP है, PN संगमा इस पार्टी का जो अध्यक्ष है जिसने पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखें इसे अच्छी तरह, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। अगल इसके बाद में अगला है एक और, जैसे हम आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्टीज का। आर्टिकल 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ चुनाव आयोग के पास हैं कि चुनाव को किस तरह नियंत्रण करना है, क्या निर्देश हैं, क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 324 में किया जाता है। बताया गया है चुनाव आर्टिकल 324 से 329 तक है, भाग नंबर 15 है। 324 पढ़ा। उसी तरह 325 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी को वोट देने से भी नहीं रोक सकते, ठीक है।
ये आर्टिकल 325 में सभी के लिए बराबर नियम है। आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 में क्या है, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव है जो वयस्क मताधिकार पे होगा। वयस्क जिसकी 18 वर्ष से अधिक उम्र है वो चुनाव में भाग ले सकता है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर लिखा गया है अपने संविधान के अंदर 61 में संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वहाँ पर 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। अब जैसे इसके अंदर 327 हैं, 328 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि विधानसभा में इनके बारे में है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 329 ये भी इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीय हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव को निगरानी में कौन रखता है, इनके चुनाव को निगरानी में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसकी निगरानी कौन करेगा, कि न्यायालय भी इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आर्टिकल 329 में इसका वर्णन किया गया है। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है चुनाव के बारे में। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन और हैं, जैसे भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला, 1950 में। ऐसा कौन सा देश समय पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, तो न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में। ठीक है, याद रखें। उसी तरह चुनाव के अंदर इंद्रजीत समिति थी, इसका क्या था, चुनाव के खर्च के बारे में, चुनाव से खर्च से रिलेटेड जितनी प्रक्रिया वो इंद्रजीत समिति के द्वारा दी गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति क्या है, जो चुनाव के जो सुधार हैं, क्या 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 हमें सुधार करने हैं, ये दिनेश गोस्वामी समिति इसका वर्णन करती है। उसी तरह भारत में वोट करने का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है, ये भी याद रखें। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचित क्या है, प्रत्यक्ष जो जनता द्वारा मतदान, चुनाव हैं वो डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट चुनाव जिसके द्वारा जनता चुनकर किसी मेंबर को भेजती है वो डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचित जनता के द्वारा चुनाव होता है। मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायी किसका है, चुनाव आयोग का है। ठीक है, ये याद रखें। क्वेश्चन इस तरह घुमा घुमा कर पूछ सकता है। ठीक है, अनुच्छेद। अब उसी तरह हम स्टेट की बात करेंगे। अब स्टेट यानी राज्य। आर्टिकल 243 क्या है, राज्य चुनाव आयुक्त आता है। ठीक है, आर्टिकल 243 इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये याद रखें। ठीक है, जैसे आर्टिकल 324 में जो निर्वाचन चुनाव आयोग है, उस तरह स्टेट का भी चुनाव आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति। आर्टिकल 243। ठीक है, पार्टी सिस्टम क्या है, जैसे सिंगल है, डबल है, मल्टी। सिंगल पार्टी जैसे चाइना के अंदर है, रसिया के अंदर है, सिंगल पार्टी है वहाँ पर। चाइना के अंदर एक ही पार्टी है। उसी तरह डबल पार्टी है, जैसे यूएसए, अमेरिका के अंदर 2 पार्टियां हैं। ठीक है, यूके, ब्रिटेन के अंदर 2 पार्टियां। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा पार्टियां, जैसे भारत हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं। ठीक है, ये पार्टी सिस्टम इस तरह है, सिंगल, डबल, मल्टी। ठीक है, ये थी हमारी चुनाव से संबंधित वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस चुनाव से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, इनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए। जितने भी हैं आज हमने सारे कंप्लीट किए हैं। धन्यवाद।